एक हाईजैक हुआ इंडियन एयरलाइंस का विमान पाकिस्तान के ऊपर उड़ रहा है। विमान के पास ईंधन बहुत कम है, सिर्फ 10 मिनट का। अपहरणकर्ताओं के दबाव में विमान लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा है। कप्तान पाकिस्तान एटीसी से लैंडिंग की अनुमति मांगता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। लाहौर पूरा एयरपोर्ट बंद कर देता है। वो रनवे की सारी लाइटें और नेविगेशन सिस्टम बंद कर देते हैं। हवाई अड्डे पर कोई मदद नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान ने धमकी दी कि अगर विमान ने उसकी सीमा नहीं छोड़ी तो उसे मार गिराया जाएगा। क्रू दुश्मन क्षेत्र में बिना किसी दिशा निर्देश के उड़ान भर रहा था। अपहरणकर्ता विमान को तुरंत उतारने की मांग कर रहे थे। तभी एक उम्मीद की किरण दिखी। कप्तान को दूर से रोशनी की एक लंबी कतार दिखाई दी। उन्होंने रनवे को पहचान लिया और वो विमान को नीचे लाने लगे। लैंडिंग गियर खोल दिया गया, लेकिन जैसे जैसे विमान नीचे आता गया, एक चौंकाने वाला दृश्य नजर आया। गाड़ियां, ट्रक और लोग दिखने लगे। वो एक हाईवे पर लैंड करने वाले थे। इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों और क्रू के लिए ये एक भयावह क्षण था। इंडियन एयरलाइंस की ये 1.5 घंटे की छोटी सी उड़ान अब कई दिनों के आतंक में बदलने वाली थी। और जब ये कहानी खत्म होगी तब इतिहास के कुछ घातक अध्याय लिखे जा चुके होंगे, जिनमें 9/11 के हमले और 2001 में भारतीय संसद पर हुआ हमला भी शामिल होंगे। ये कहानी है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की। 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस ईव। ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू नेपाल है। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 एक एयरबस A300 भारत की राजधानी नई दिल्ली के लिए एक छोटी उड़ान के लिए तैयार हो रही है। कॉकपिट में पायलट और क्रू प्री फ्लाइट चेक कर रहे हैं। कॉकपिट में मौजूद हैं 37 वर्षीय देवी शरण, उनके साथ हैं फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और 58 वर्ष इंजीनियर अनिल कुमार जग्गिया। एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर यात्री सुरक्षा जांच के लिए कतार में लोग लगे हुए हैं और इसी कतार में 5 व्यक्ति भी खड़े हैं जिनके हाथ में बैग है। जब ये 5 व्यक्ति मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरते हैं तो उनके और सुरक्षा अधिकारी के बीच एक चुपचाप इशारा होता है। 4 हफ्ते पहले IC-814 की 5 टिकटें खरीदी गई थी, 2 बिजनेस क्लास के लिए और 3 इकोनॉमी क्लास के लिए, लेकिन इन टिकटों पर लिखे नाम नकली थे। उधर पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम, जो भारत का कुख्यात मोस्ट वांटेड अपराधी है, दाऊद इब्राहिम एक फ़ोन कॉल करता है। काठमांडू में उसका एक सहयोगी कॉल रिसीव करता है। दाऊद उसे सख्त हिदायत देता है इन 5 लोगों को त्रिभुवन एयरपोर्ट की सुरक्षा जाँच के बिना किसी सवाल के जाने दिए जाए। इस कॉल को नेपाल में भारतीय खुफिया एजेंसी इंटरसेप्ट कर लेती है। उन्हें पता चल जाता है कि एक भारतीय विमान को हाईजैक करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन उनके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है कि कौन सा विमान निशाने पर है और हाईजैक कब होगा। नेपाल में भारतीय खुफिया एजेंसी को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ संभालती है। इसी एजेंसी में एक अफसर शशि भूषण तोमर, जो कि रॉ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, काठमांडू में तैनात हैं। उन्हें इस संभावित हाईजैक की खुफिया सूचना मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो इस जानकारी को एक अफवाह मानकर खारिज कर देते हैं। ये संदेश रॉ के नेतृत्व को दिल्ली में नहीं भेजा जाता है। इधर वो 5 लोग और उनके बैग में छिपे बंदूक बिना किसी परेशानी के सुरक्षा जांच पार कर लेते हैं। अब विमान में 178 यात्री सवार हो चुके हैं। उनमें से कई लोग क्रिसमस ब्रेक के दौरान छुट्टियां बिताकर घर लौट रहे हैं। नया साल 2000 सिर्फ 1 हफ्ते दूर था और हर कोई उत्साह और उम्मीद के साथ नई शुरुआत की ओर देख रहा था। विमान शाम 4 बजे काठमांडू से उड़ान भरता है। विमान 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। सीट बेल्ट साइन बंद कर दिए जाते हैं। विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है। क्योंकि एक छोटी उड़ान थी, फ्लाइट क्रू इन फ्लाइट रिफ्रेशमेंट सर्व करना शुरू कर देते हैं और यहीं से सब कुछ बदल गया। बिजनेस क्लास में बैठे एक व्यक्ति ने मास्क पहना और वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा को पकड़ लिया। उसने अनिल से कहा कि उसके पास बम है और क्रू को उसकी सभी बातें माननी होगी। वहीं विमान के पिछले हिस्से में बाकी हाईजैकर्स ने भी अपनी गन निकाल ली और यात्रियों तथा क्रू को धमकाने लगे। सभी यात्रियों को आंखों पर पट्टी बांधने के लिए मजबूर किया गया। केबिन में अराजकता और चीख पुकार मच गई। 5 अपहरणकर्ता आपस में कोड नेम से बात कर रहे थे, चीफ, बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला। मुख्य अपहरणकर्ता चीफ ने अनिल शर्मा को कॉकपिट तक ले जाने का आदेश दिया। ध्यान रहे, ये 2001 से पहले की घटना है, जब कॉकपिट के दरवाजे आज की तरह सुरक्षित नहीं होते थे। बंदूक की नली कप्तान देवी शरण के सिर पर तानकर चीफ ने आदेश दिया कि विमान को दाईं ओर मोड़ा जाए और पश्चिम की ओर उड़ाया जाए। उनका गंतव्य था लाहौर, पाकिस्तान। और अगर कप्तान ने आज्ञा नहीं मानी
तो वो एक एक करके यात्री को मार डालेंगे। कप्तान देवी शरण भारतीय सीमा नहीं छोड़ना चाहते थे। समय निकालने और कोई रास्ता निकालने के लिए उन्होंने अपहरणकर्ता से कहा कि विमान के पास लाहौर तक जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। अपहरणकर्ता ने पूछा, फिर वैकल्पिक एयरपोर्ट कौन सा है? कप्तान शरण ने जवाब दिया, मुंबई। लेकिन लाहौर दिल्ली से मुंबई की तुलना में अधिक पास था। अगर विमान के पास मुंबई जाने के लिए पर्याप्त ईंधन था तो लाहौर जाने के लिए भी था। अपहरणकर्ताओं ने अपनी योजना अच्छे से तैयार की थी। कप्तान शरण का बहाना काम नहीं आया। विमान के अंदर यात्रियों को अलग किया जाने लगा। पुरुष यात्रियों को विमान के आगे भेज दिया गया और बच्चों को पीछे बिठाया गया। कॉकपिट में जब अपहरणकर्ता का ध्यान नहीं था, कप्तान ने ट्रांसपोंडर में हाईजैक कोड 7500 सेट कर दिया। यह पहली बार था जब भारतीय एयरपोर्ट कंट्रोल ATC को पता चला कि IC-814 अपहरण हो चुका है। समय था शाम के 4:40। विमान अचानक दाईं ओर मुड़ गया। हाईजैकर्स ने कप्तान को दिल्ली ATC से बात करने की इजाज़त नहीं दी। अब भारतीय ATC सिर्फ इतना देख पा रहा था कि इंडियन एयरलाइंस का एक हाईजैक हुआ विमान पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली ATC तुरंत केंद्र सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMC को संपर्क करता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सचिव प्रभात कुमार कर रहे थे। दुर्भाग्य से इस बैठक को शुरू होने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। न तो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और न ही रॉ को सूचित किया जाता है, जबकि ये दोनों एजेंसी पहले भी हाईजैकिंग मामले को संभाल चुकी है। इस वक्त भारत सरकार की ओर से कोई भी कप्तान शरण की मदद नहीं कर रहा था। अब उन्हें खुद ही रास्ता निकालना था। कप्तान शरण विमान को भारतीय सीमा से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। उनका मानना था कि जब तक विमान भारत में है तब तक भारतीय सुरक्षा बल हाईजैकर्स को निपटा सकते हैं और यात्रियों को बचाया जा सकता है। समय निकालने के लिए उन्होंने विमान की गति 40% कम कर दी ताकि विमान जितना हो सके भारतीय सीमा में बने रहे। अब विमान पंजाब के ऊपर उड़ रहा था और धीरे धीरे पाकिस्तान के सीमा के करीब पहुंच रहा था। वो लाहौर ATC से संपर्क करते हैं। विमान हाईजैक कोड 700 पर सेट था, इसलिए लाहौर को पहले ही पता था कि ये विमान अपहरण कर लिया गया है। भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं थे। 5 महीने पहले ही दोनों देशों के बीच कारगिल युद्ध हुआ था और दोनों के बीच विश्वास की भारी कमी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध इतिहास में सबसे निचले स्तर पर था। कप्तान देवी शरण ने लाहौर में लैंडिंग की अनुमति मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूरा लाहौर एयरपोर्ट को ही बंद कर दिया। कप्तान को मदद की सख्त ज़रूरत थी। अमृतसर एयरपोर्ट सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था, लेकिन हाईजैकर्स ने साफ कह दिया कि विमान भारत में लैंड नहीं करेगा। अब विमान का ईंधन सच में कम होने लगा था। आधा घंटा बीत गया। विमान भारत पाकिस्तान सीमा पर चक्कर काट रहा था। कप्तान शरण ने अमृतसर ATC से संपर्क किया और कहा, हम 26,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, अमृतसर से सिर्फ 14 मील दूर। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का ईंधन बचा है और लाहौर हमें अपने एयरपोर्ट में घुसने नहीं दे रहा है। दुर्भाग्य से अमृतसर ATC के पास हाईजैकिंग से निपटने का कोई अनुभव या ट्रेनिंग नहीं थी। उन्हें अभी तक केंद्र सरकार से भी कोई निर्देश नहीं मिला था। कप्तान शरण लगातार अपनी चिंता जता रहे थे। उन्होंने बताया कि हाईजैकर्स किसी भी हालत में भारतीय जमीन पर उतरने के लिए तैयार नहीं है। कृपया लाहौर में लैंडिंग की अनुमति दिलवाइए, वरना वो कहीं भी विमान को क्रैश कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पहले ही 10 लोगों को मारने के लिए चुन लिया है। कप्तान शरण बार बार गुहार लगा रहे थे। अमृतसर ATC से अब तक कोई जवाब नहीं मिला। भारत से कोई मदद न आते देख कैप्टन शरण ने खुद हालात संभालने का फैसला किया। उन्होंने अपहरणकर्ताओं को समझाया, चूंकि पाकिस्तान उन्हें अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रहा है और उनके पास ईंधन भी बहुत कम बचा है, इसलिए उनके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो अमृतसर में लैंड करे या फिर विमान को जमीन पर गिरा दें। कोई और चारा न देख अपहरणकर्ता भारत में ही लैंड करने के लिए राजी हो गए। क्या भारत की किस्मत बदल रही है? विमान 6:44 पर भारतीय समय अनुसार अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर उतरा, जो लाहौर से 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। भारत के अंदर एक हाईजैक हुआ विमान यही सबसे बड़ा मौका था। अमृतसर में संकट प्रबंधन टीम को दिल्ली से पहला निर्देश शाम 6:44 पर मिला। उन्हें आदेश दिया गया कि वो ईंधन भरने की प्रक्रिया को जितना हो सके टालें और किसी भी कीमत पर विमान को उड़ान भरने से रोकें। पंजाब पुलिस को अपहरणकर्ताओं से सीधे निपटने से मना किया गया। उन्हें आदेश मिला कि वो भारतीय कमांडो के अमृतसर पहुंचने तक इंतजार करें, लेकिन कमांडोज अभी भी दिल्ली में थे।
500 किलोमीटर दूर, और वो अब तक रवाना भी नहीं हुए थे। या तो कुछ या तो कोई उन्हें रोक रहा था। अपहरणकर्ता इस बात से परेशान होने लगे कि विमान में ईंधन भी नहीं भरा जा रहा है, जैसे कि कैप्टन ने वादा किया था। गुस्से में आकर वो यात्रियों को मारने की धमकी देने लगा। ये धमकी दिल्ली तक पहुंची, जिससे वहां हड़कंप मच गया। दिल्ली ने तुरंत अमृतसर संकट प्रबंधन टीम को आदेश दिया कि वो विमान तक ईंधन टैंक भेजे, लेकिन उसके अंदर पंजाब कमांडो को छिपा कर रखे। योजना ये थी कि कमांडो टैंकर के टायर को काट देंगे और विमान के सामने खड़ा कर देंगे, ताकि अपहरणकर्ता विमान को दोबारा न उड़ा सके। स्थानीय कमांडो के साथ ईंधन टैंकर तेजी से विमान की ओर बढ़ने लगा। इतनी तेज रफ्तार से बढ़ते टैंकर को देखकर एटीसी को चिंता हुई कि कहीं अपहरणकर्ताओं को शक न हो जाए। उन्होंने ड्राइवर को रफ्तार कम करने का निर्देश दिया। ड्राइवर घबरा गए और अचानक रनवे के बीच में ही टैंकर रोक दिया। टैंकर के इस अनपेक्षित रुकने से अपहरणकर्ता और भी सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि भारतीय सुरक्षा बल विमान पर हमला करने वाले हैं। घबराहट में उन्होंने कैप्टन से तुरंत उड़ान भरने का आदेश दिया। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि विमान में ईंधन नहीं बचा है। कैप्टन शरण ने उड़ान भरने से साफ इनकार कर दिया। अब अपहरणकर्ताओं और क्रू के बीच तनातनी शुरू हो गई। ये गतिरोध घातक अंजाम तक पहुंचने वाला था। अपहरणकर्ताओं में से एक, जिसे डॉक्टर कहा जाता था, बिजनेस क्लास केबिन में गया और 25 वर्षीय रूपिन कटियाल को चाकू मार दिया। रूपिन अपने हनीमून से लौट रहे थे। कॉकपिट में मुख्य अपहरणकर्ता ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। अगर विमान ने उड़ान नहीं भरी तो वो और भी यात्रियों को मार देंगे। 1, 2, 3, 4। कैप्टन शरण के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा। मजबूरी में उन्होंने एटीसी को सूचना दी, हम सब मरने वाले हैं, हम लाहौर जा रहे हैं। विमान को सुरक्षित पहुंचाने की संभावना लगभग शून्य थी। आखिरकार विमान भारतीय धरती से आखिरी बार उड़ान भरता है और इसके साथ ही भारत अपने यात्रियों को बचाने का सबसे बड़ा मौका खो देता है। और ठीक उसी वक्त जब विमान ने उड़ान भरी, दिल्ली से एनएसजी कमांडो अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं आपको विमान में सीट 16C पर बैठे एक शख्स से मिलवाता हूँ। ये है रॉ अधिकारी शशि भूषण तोमर, जिन्हें नेपाल में हफ्तों पहले इस अपहरण की सूचना मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नियति का खेल भी देखिए। शशि भूषण तोमर इसी विमान में बैठे थे, सीट 16C पर। शशि भूषण तोमर की शादी प्रधानमंत्री के सचिव एनके सिंह की बहन से हुई थी। ऐसा आरोप है कि एनके सिंह ने अपने साले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमांडो ऑपरेशन में देरी करवाई। यही देरी अमृतसर में कमांडोज के देर से पहुंचने का कारण बनी। अब विमान घने अंधेरे में पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था। हालांकि लाहौर हवाई क्षेत्र पहले ही बंद किया जा चुका था, फिर भी कैप्टन शरण ने इसे नज़रअंदाज कर सीमा पार कर ली। पाकिस्तान ने लैंडिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि यदि विमान आगे बढ़ा तो उसे मार गिराया जाएगा। अगर विमान ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में उड़ान जारी रखी तो उसे मार गिराने की धमकी दी गई, लेकिन क्रू ने इस धमकी को नज़रअंदाज कर दिया। पाकिस्तान ने विमान को उतरने से रोकने के लिए एयरपोर्ट्स की सारी लाइटें और नेविगेशन सिस्टम बंद कर दी। अब वो एक अनजाने देश में अंधेरे में उड़ रहे थे। कैप्टन शरण लगातार लैंडिंग की अनुमति मांग रहे थे। तभी कॉकपिट में लो फ्यूल की चेतावनी जोर जोर से बजने लगी। अब विमान के पास सिर्फ 5 मिनट का ईंधन बचा था। कोई और चारा न देख कैप्टन शरण ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्हें दूर रोशनी की एक कतार दिखी, जिसे उन्होंने एयरपोर्ट समझ लिया और विमान को उतारने लगे। लेकिन जैसे जैसे विमान करीब पहुंचा, उन्हें नीचे सड़क पर दौड़ती कारें, बाइक और लोग दिखे। वो लाहौर के बीचों बीच एक हाईवे पर लैंड करने वाले थे। पाकिस्तान घबरा गया कि अगर भारतीय विमान उनके शहर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इससे अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो जाएगा। मजबूरी में उन्होंने लैंडिंग की अनुमति दे दी और रनवे की लाइटें और नेविगेशन सिस्टम दोबारा चालू कर दिया। आखिरकार शाम 8 बजे विमान लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। अब एक हाईजैक हुआ भारतीय विमान पाकिस्तान के कब्जे में था। अब पाकिस्तान क्या करेगा? जैसे ही विमान रुका, पाकिस्तानी कमांडो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैप्टन शरण ने अनुरोध किया कि महिलाओं, बच्चों और घायल यात्रियों को बाहर निकालने के लिए सीढ़ियां भेजी जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। वो ये दिखाना ही नहीं चाहते थे कि इस अपहरण से उनका कोई लेना देना है। उनकी एक ही कोशिश थी, इस विमान को जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से बाहर निकालना। इस बीच केबिन के अंदर घायल यात्री खून से लथपथ तड़प रहे थे।
पाकिस्तानी एटीसी ने कैप्टन से कहा, अगर आपको ईंधन चाहिए तो हम दे सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ मत मांगिएगा। यात्रियों को विमान से उतरने की अनुमति नहीं दी गई। 3 घंटे बाद जब विमान में पूरा ईंधन भर दिया गया, फिर IC-814 रात के अंधेरे में दोबारा उड़ान भरता है। भारत में ये अफवाह फैलने लगी कि कुछ यात्रियों की हत्या कर दी गई है। इससे विमान में सवार लोगों के परिवारों और रिश्तेदारों में दहशत फैल गई। इस बीच अपहरणकर्ता ने विमान को काबुल अफगानिस्तान ले जाने का आदेश दे दिया, लेकिन काबुल में रात में लैंडिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना गंतव्य ओमान बदल दिया। लेकिन पाकिस्तान की तरह ओमान ने भी विमान को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। अब उनके पास UAE जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। और फिर रात को हाईजैकर्स द्वारा चाकू से घायल रुपिन काटियाल ने दम तोड़ दिया। आखिरकार UAE ने दुबई के पास अल मिनाद एयरफोर्स बेस पर विमान को उतरने की अनुमति दी। तब तक स्थानीय समय अनुसार रात के 3 बज चुके थे। भारत ने अपनी ही जमीन पर कमांडो ऑपरेशन का मौका गवा दिया। अब भारतीय सरकार ने UAE से अपने कमांडो को विमान पर धावा बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन UAE ने साफ साफ इनकार कर दिया। वो अपनी जमीन पर किसी भी सैन्य कार्रवाई की इजाजत नहीं देना चाहते थे। हालांकि UAE सरकार ने बातचीत के जरिए कुछ यात्रियों को मुक्त कराने में सफलता पाई। बदले में हाईजैकर्स ने ईंधन की मांग की। रुपिन काटियाल का शव विमान से बाहर निकाला गया। उनकी पत्नी रचना काटियाल, जो विमान के पिछले हिस्से में बैठी थी, अब तक ये नहीं जानती थी कि उनके पति की मौत हो चुकी है। फिर विमान में ईंधन भरा गया और वो एक बार फिर से उड़ान भरता है। विमान ने एक बार फिर से उड़ान भरी, लेकिन इस बार गंतव्य अज्ञात था। हाईजैकिंग का दूसरा दिन शुरू हो चुका था। जब सूरज निकला, विमान अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा था। आने वाले अगले 5 दिनों तक यही इसका ठिकाना बनने वाला था। साल 1999 में अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। तालिबान ने भारत और अपहरणकर्ताओं के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकशी की, लेकिन भारत सरकार ने तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी थी। भारत ने फैसला किया कि वो अपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट कमीशन से एक अधिकारी को कांधार भेजेगा, जो अपहरणकर्ताओं से बातचीत करेगा। इस बीच तालिबान ने विमान को चारों तरफ से लड़ाकों और टैंकों से घेर लिया। उनका दावा था कि ये अपहरणकर्ताओं को और हत्याएं करने से रोकने के लिए किया गया था, लेकिन भारत को यकीन था कि तालिबान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपहरणकर्ताओं की मदद कर रहे हैं और उनकी अफगानिस्तान से सुरक्षित निकलने की गारंटी दे जा चुकी थी। विमान के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। खाने पीने की आपूर्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। यात्रियों को बहुत कम और अनियमित भोजन दिया जा रहा था। टॉयलेट भर चुके थे, जिससे बदबू और गंदगी फैलने लगी थी। अपहरणकर्ताओं ने सभी खिड़कियां बंद करने का आदेश दिया ताकि यात्री बाहर कुछ भी न देख सके। यात्री घोर अंधेरे और अनिश्चितता में कैद थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। हाईजैकिंग का तीसरा दिन। भारत में सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अभी तक भारत सरकार हाईजैकर से संपर्क स्थापित नहीं कर पाए हैं और किसी को नहीं पता कि विमान में मौजूद यात्रियों की स्थिति कैसी है। 26 दिसंबर 1999 को भारत के विदेशी मंत्री जसवंत सिंह हाईजैकिंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तभी यात्रियों के परिवार वाले वहां पहुंचकर हंगामा कर देते हैं। वो अपने अपनों को बचाने के लिए सरकार से अपील करते हैं कि जो भी मांगे हाईजैकर्स की है उन्हें मान लिया जाए। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस मांग के खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं, हमें अभी तक ये नहीं पता कि हाईजैकर्स क्या चाहते हैं, लेकिन जो भी हो, इस तरह से दबाव में और धमकियों के आगे हम झुक नहीं सकते। भारत इस तरह के रणनीति के आगे नहीं झुकेगा। हाईजैकर्स के चौथे दिन भारत की बातचीत करने वाली टीम अफगानिस्तान पहुंचती है, लेकिन तालिबान और हाईजैकर्स को इस बात की भनक तक नहीं होती है कि टीम के साथ भारत के ब्लैक कमांडो भी एक गुप्त मिशन पर हैं। जैसे ही भारतीय विमान जमीन पर उतरता है, तालिबान के लड़ाके उसे घेर लेते हैं और हमले की स्थिति में आ जाते हैं। अब जब तालिबान के लड़ाके चारों तरफ तैनात हो चुके हैं, तो गुप्त कमांडो ऑपरेशन करवाना असंभव हो जाता है। भारत सरकार तालिबान शासन को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देती, लेकिन अगर कोई समाधान निकालना है तो बातचीत करनी होगी। भारतीय वार्ताकार 2 दिन तक हाईजैकर से बातचीत करते हैं और अंततः उनकी पूरी मांगों की सूची हासिल कर लेते हैं। हाईजैकर्स का कहना है कि वो यात्रियों को तभी छोड़ेंगे जब भारत सरकार 3 आतंकवादियों को रिहा करेगी। मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख। तीसरा नाम आप हमें कमेंट में बताएं अगर जानते हैं।
अब भारत के सामने एक बड़ा फैसला लेने की चुनौती खड़ी हो जाती है। मौलाना मसूद अजहर, जिसे कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और मुश्ताक अहमद, जो आतंकवादी संगठन अल उमर मुजाहिदीन का प्रमुख कमांडर था, इन्हें भी रिहा करने की मांग की गई थी। तीनों आतंकवादियों को भारत के अलग अलग जेलों से रिहा किया गया और दिल्ली लाया गया। वहां से उन्हें एक विशेष विमान के जरिए कांधार भेजा गया। इस विमान में उनके साथ विदेशी मंत्री जसवंत सिंह भी मौजूद थे। 31 दिसंबर को हाईजैकर सभी यात्रियों को रिहा कर देते हैं। भारत को उम्मीद थी कि तालिबान इन हाईजैकर्स को गिरफ्तार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय तालिबान के नेता इन 5 हाईजैकर्स को एक कार में बिठाकर पाकिस्तान की सीमा की ओर ले जाते हैं और वो कांधार से आज़ाद होकर भाग जाते हैं। वहीं विमान में मौजूद IC-814 के यात्री अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। रिहाई के बाद मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान लौट गया और वहां जाकर उसने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। इसी संगठन ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 18 घायल हुए थे। इसके अलावा मसूद अजहर 2019 में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 44 CRPF जवान शहीद हुए थे। आज भी मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। उमर शेख को 2002 में पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो अमेरिका में 11 सितंबर के हमले की योजना बनाने में भी अहम भूमिका निभा चुके थे। फिलहाल वो पाकिस्तान के जेल में बंद हैं। मुश्ताक अहमद असगर आज भी आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और वो भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। हाईजैकर्स के पाकिस्तान भागने के बाद उनका क्या हुआ, इस बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिस विमान IC-814 को हाईजैक किया गया था, उसे 2001 में इंडियन एयरलाइंस ने सेवा से हटा दिया। आपको क्या लगता है, भारत को तब तक क्या करना चाहिए था? क्या आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला सही था? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद।